मेरा ख्याल में जो बायोलॉजी है उसमें बायो एनर्जेटिक्स की बड़ी डिमांड है। बायो एनर्जेटिक्स बड़ी मेहनत मांगता है कि मुझे पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी मुझ पर ग्रिप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं भाई। तो बायो एनर्जेटिक्स पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। बहुत टफ है, बिल्कुल टफ है। फर्स्ट ईयर में से एनिमल किंगडम भी मेहनत मांगता है। मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको, उसमें पीडीएफ में मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी है कि जो पोरीफेरा हैं उनके 500 स्पेशी हैं, 5000 स्पेशी हैं, गलती से मैंने 500 लिख दिए हैं। और दूसरी मिस्टेक है कि इनमें नर्वस सिस्टम नेट लाइक होता है, नेट लाइक नहीं, न्यूरो सिक्रेटरी, न्यूरो सेंसरी सेल्स होते हैं। ये 2 मिस्टेक्स किए हैं मैंने एनिमल किंगडम के उस पीडीएफ में, ये सेट कर लेना। ठीक है, बाकी तकरीबन ठीक है। जो मिस्टेक आपको लगे वो मुझे बताना तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैसा कैसा है। और एनिमल किंगडम के रोज़ फाइलम को पढ़ के रहना। ठीक है भाई, तो शुड वी स्टार्ट नाउ? आप में से एक्स्ट्रा फ्रेशर कितने हैं? फर्स्ट ईयर के बच्चे कितने हैं भाई? जो नई कोचिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त से हम न्यू कोचिंग फॉर 2024 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर भी और इंटर भी, फिज़िकल भी एंड ऑनलाइन भी। भाई जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ये शेयर करें। हमारी एकेडमी की जो एडवर्टाइज़ है वो शेयर करें ताकि वो एडमिशन ले सकें। 15 अगस्त को शुरू करेंगे हम न्यू कोचिंग क्लासेस। हाँ, 15 को स्टार्ट करेंगे, ये आज डिसाइड कर दिया है हमने। आज आपका लास्ट डे है, आज आपका लास्ट डे है एकेडमी का, एंट्री का। आज आपका जो चैप्टर है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट होगा। ठीक है, जितना भी टाइम लगा हम इसको लगा के कंप्लीट करेंगे। एडमिशन जो है 1 2 3 दिन 4 दिन 1 वीक चलेगी, करवाते रहना। ठीक है, एडमिशन जितना हो सके जल्दी करवा लें, क्योंकि जितनी देर करेंगे क्लासेस ज़ाया हो जाएंगे, मसला ये होता है। चलो भाई, और दुआ भी करें कि एक दूसरे के लिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्टर हो पाएँ हमारी एकेडमी के, यानी आप लोग। ठीक है, चलो जी, हमारी खुशी इसमें होती है ना कि डॉक्टर बन जाएं, बच्चे डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि हमारी मेहनत ही यही है। हमें जब सलाह मिलेगा, हम ना चाहते हुए भी आपको दुआ करते हैं। ऐसा नहीं है ना चाहते, मगर दिल से दुआ करते हैं। ठीक है, आज गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। मैं सखर गया था गले के डॉक्टर के पास, वहाँ से आपके लिए मैं फुल स्पीड गाड़ी को चला के मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपके लिए, आपकी क्लास लेने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो बस हमारा काम ही है सपोर्ट करना। ठीक है, और आपका काम है रिज़ल्ट देना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट में टॉपिक्स हैं पीएमसी में कौन से? एक टॉपिक है हमारा जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है मसल्स। तो जॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। सुने भाई, जॉइंट्स किसको कहते हैं? वेलकम, ऑलवेज वेलकम, फॉरएवर वेलकम। जॉइंट्स कहते हैं वो जगह जहाँ पे 2 बोन या कार्टिलेज आपस में अटैच हों, कनेक्ट हों। उस कनेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। अब जॉइंट आपके पास 2 किस्म के होते हैं। एक जॉइंट वो जो इमूवेबल, जो मूव ना कर पाएँ, उनको हम फिक्स जॉइंट भी कहते हैं, और उनको हम सूचर जॉइंट भी कहते हैं। सूचर
मतलब उनकी सील हुए हुए हैं, सिलाई हुई हुई है उनकी, दिखाता हूँ बना के। दूसरा टाइप है मूवेबल जॉइंट। अब जो मूवेबल हैं ये दो टाइप के हैं, एक है स्लाइटली मूवेबल और दूसरे हैं हाईली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल में आपका एग्जाम्पल आता है रिब्स का जॉइंट, किस किस के साथ, स्टर्नम के साथ और किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। आपकी जो रिब्स हैं सांस लेने में थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं। और एक और भी एग्जाम्पल है इसमें, मगर वो आपके बुक में नहीं है, प्यूबिक सिम्फायोसिस। मैं ये बना के दिखाऊंगा प्यूबिक सिम्बायोसिस कहाँ पे। इनोमिनेट बोन होता है ये वाला, यहाँ पे दो टांगों के बीच में बना के दिखाता हूँ ये। बाकी हाईली मूवेबल जो जॉइंट हैं इसमें बहुत कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, दूसरे को कहते हैं हिंज जॉइंट, तीसरे को कहते हैं पाइवट जॉइंट, चौथे को कहते हैं स्लाइडिंग जॉइंट, पांचवें को कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये ओवरऑल जो फ्लो डायग्राम है जॉइंट्स का, स्टार्ट करते हैं हम इमूवेबल जॉइंट, फिर हम आएंगे मूवेबल जॉइंट, फिर मूवेबल में दो टाइप, फिर मूवेबल में दो टाइप, पार्शली मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। पानी ना ब्या आहिनि त के खणी अच, हाँ हेरे अच। फिकी त काई ना आहिनि। चलो भाई, तो इसमें फिर टाइप हैं कि ये एक, ये दो, इसमें भी टाइप हैं, ठीक है, हाईली मूवेबल के। तो सूचर जॉइंट, मुझे ये हड्डियां पहचान के दें। हाँ भाई, ये वाली हड्डियां पहचान के दें मुझे। जल्दी जल्दी इस हड्डी का नाम बताएं। फ्रंटल बोन ये वाला पेराइटल, ये वाला टेम्पोरल और ये ओसिपिटल। याद आ गया ना? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। सब सुने। अब ये जो बोन है, ये जो पेराइटल है ये वाला, ये पेराइटल बोन और ये फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन और ये पेराइटल बोन आपस में कैसे बंधे हुए हैं? आपस में ऐसे धागे से बंधे हुए हैं। ऐसे धागे से ये सिलाई हुए हैं, ये ऐसे, और ये भी ऐसे, और ये भी ऐसे, ऐसे इनकी सील लगी हुई है। तो ये जो धागा है ये कोलाजन फाइबर है जो बोन्स को जोड़ के रखता है, इसीलिए इसको सूचर जॉइंट कहते हैं। समझ आ गया कि मूवेबल क्यों है? अब कमेंट में बताएं इनके बीच कैविटी कितनी होगी, ज़्यादा या कम? आप कहेंगे सर या कैविटी कम होगी या कैविटी होगी ही नहीं, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलो, इन जितनी मूवेबल जॉइंट के पास कैविटी है, इनके पास कैविटी नहीं है। अगर है तो थोड़ी है, वो भी धागों से बंधी हुई है, फिक्स है। यहाँ पे कैविटी है, कहाँ कैविटी में फ्लूइड होगा, फ्लूइड होगा तो बोन जल्दी में मूव करेंगे। समझ आ गया? चलो जी, अब ये बोन कहाँ पे मिलेंगे आपको? इमूवेबल जॉइंट वाले बोन कहाँ पे मिलेंगे आपको? भाई एग्जाम्पल देख लें। अब इमूवेबल का एक का एग्जाम्पल है स्कल के बोन, एक्सेप्ट प्लस नहीं, एक्सेप्ट मैंडीबल,
मैंडिबल जो बोन है आपका, ये वाला चिन वाला ये बोन, ये मूव करता है, ये मूव करता है। बाकी फेस का कोई भी बोन और क्रेनियल कोई भी बोन मूव नहीं करता। तो ये सारे के सारे बोन इमूवेबल हैं एक्सेप्ट मैंडिबल। तो मैंडिबल सूचर नहीं है, मैंडिबल में जॉइंट, बाकी सारे स्कल में ये सूचर 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 जॉइंट, नाक में सूचर, सारे सूचर। और उसके अलावा एक और एग्जांपल है टीथ। जो टीथ आपके सॉकेट के साथ अटैच हैं। सॉकेट कहाँ पर? जाज पर। जाज पर जो ये जाज है, इस जाज में खड्डा होता है ऐसा। उस खड्डे में जो टीथ है, ये टीथ है, ये उसकी रूटेड होती है खड्डे में, ठीक है। ये रूट और ये ऐसे ही धागे के साथ ऐसे सिलाई हुई होती है। तो ये सूचर जॉइंट होते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, आपके जो लिम्स हैं दोनों, उनके लोअर पार्ट्स, लोअर लिम्स नहीं, लिम्स के लोअर पार्ट। जैसे आम का एग्जांपल ले लें तो आम में जो रेडियस और अल्ना है, और लेग का एग्जांपल ले लें जो टिबिया एंड फिब्यूला है। सब भाई सपोज करें ये बोन है आपका रेडियस, और ये बोन है पतला वाला अल्ना, ये अल्ना और ये रेडियस। ये यहाँ पे ऐसे, ये रेडियस, ये अल्ना, ये ह्यूमरस बोन ऐसे अटैच्ड हैं इसमें। तो इनके अटैच होने का तो नहीं, यहाँ पे जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये ऐसे सिलाई हुई होती है इनके बीच, यहाँ पे, नॉट एंड बाय एंड, नॉट चोटी बाय चोटी, बाय साइड जॉइंट होता है इनका। तो ये सूचर जॉइंट है। रेडियस और अल्ना साइड बाय साइड, टिबिया फिब्यूला साइड बाय साइड। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी यहाँ पे आते हैं। अब ये जो जॉइंट हैं स्लाइटली मूवेबल तो हो गया, रिब्स वाला एग्जांपल। बॉल एंड सॉकेट पर आते हैं। ये जो जॉइंट है आपका, मुझे बताएं तो ये मैंने कौन सी हड्डी बनाई है? बताएं इस हड्डी का नाम। आप कहेंगे ये सर स्केप्यूला बनाई है आपने, स्केप्यूला। अब इस स्केप्यूला में ये स्केप्यूला हो गई। अब स्केप्यूला में ये सॉकेट है, खड़ा है, और इस स्केप्यूला में ये ऐसे बड़ा बाल है और ये अटैच है ऐसे। बाल बड़ा होता है और जो सॉकेट है वो छोटा होता है। ये बाल एंड सॉकेट, और ये इनके बीच कैविटी है, इनको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, ग्लेनोइड। अच्छा सुने भाई, अभी ये बॉल एंड सॉकेट, दूसरा बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर है? ये मैंने वर्टिब्रल कॉलम बना लिया। ये वर्टिब्रल कॉलम नीचे से थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, पता है सबको। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ एक हड्डी अटैच है, यहाँ पे एक हड्डी अटैच है जिसका नाम पता नहीं क्या है, बताएं कमेंट में जल्दी में। ये एक हड्डी है, इसको इनोमिनेट बोन कहते हैं। और ये जो इनोमिनेट बोन है, इसमें यहाँ पे खड्डा होता है और उस खड्डे का नाम है सॉकेट। और इस सॉकेट में ये बोन होता है बड़ा बाल, इस बोन का नाम है फीमर। इसका नाम है इलियम, इसका नाम है प्यूबिस, इस्चियम,
इसका नाम है प्यूबिस, इलियम, स्चम, प्यूबिस। ये तीनों के तीनों को मिला के हम कहते हैं इनोमिनेट बोन। और ये इनोमिनेट बोन जो है ये बड़ा बोन है, इनोमिनेट बोन। अवेश माँ क्लास में आ, वालेकुम अस्सलाम, माँ क्लास में आ, सिर्फ हाणे माँ क्लास में आ, हाली मां क्लास में आ, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पर ये इनोमिनेट बोन और फीमर बोन के बीच ये सॉकेट है, ये जॉइंट है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर है? शोल्डर में है, किसके बीच? ह्यूमरस और स्केप्यूला के बीच। और लेग में है कहाँ पर? इनोमिनेट बोन और फीमर के बीच। हिंज पे आते हैं, तो हिंज क्या है भाई? हिंज जॉइंट क्या है? सुने, ये आपका बोन फीमर है, ऐसे फीमर में खड्डा है, ऐसे एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। तो यहाँ पे ये रेडियस का बाल होता है और ये अल्ना का, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना, ये क्या हुआ? रेडियस और ये अल्ना, और ये ह्यूमरस थोड़ा ह्यूमरस बड़ा है, आगे है, इसलिए हमारा जो आर्म है वो 180 तक मूव करता है, आगे मूव नहीं करता, 360 पे मूव नहीं करता, 180 पे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाता है। तो ये हमारा हिंज जॉइंट है, नी वाला। और उसके बाद हिंज जॉइंट है कहाँ पे? ये जो फीमर आगे जा रहा है, इस फीमर के साथ अटैच है तिबिया और फिब्यूला, और एक बीच में सेंटर पर बोन है जिसको हम पटेला कहते हैं, पटेला नी पर जो कैप लगी होती है। तो ये है हिंज जॉइंट, एक ये हिंज जॉइंट हो गया, एक ये हिंज जॉइंट हो गया आपका। पाइवट जॉइंट किसको कहते हैं? जो रोटेट करे, जो रोटेशन शो करे, जिसमें रोटेशन हो। देखें भाई, ये मुंडी देखें, रोटेशन शो कर रही है, मगर इतनी इस जैसी नहीं कर रही। ये 360 पर मूव कर रही है, ये 180 पर मूव कर रहा है, और ये भी 180 पर मूव कर रहा है, ठीक है, मगर रोटेटरी मूवमेंट है। और ये बैक एंड फोर्थ है, रोटेटरी नहीं है। इसको भी पाइवट कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको पाइवट कहेंगे। पाइवट में ऐसी मूवमेंट करे तो पाइवट रोटेटरी, और ऐसी मूवमेंट करे तो हिंज जॉइंट। हिंज क्यों कहते हैं? इसके पीछे आगे नहीं जाएगा। पाइवट क्यों कहेंगे? रोटेटरी मूवमेंट करता है। तो ये रोटेटरी मूवमेंट का पाइवट का एग्जांपल है। आर्म हिंज जॉइंट आल्सो पाइवट जॉइंट, क्योंकि ये इसको मजबूत करके रखें तब भी ये हिलती है, रोटेशन करती है। और ये हिंज जॉइंट है, एक्चुअली ये स्लाइडिंग है। मैं स्लाइडिंग में पढ़ाऊंगा रिस्ट वाला और एंकल वाला, रिस्ट और एंकल स्लाइडिंग में पढ़ाऊंगा, मगर ये पाइवट भी है। अगर आपसे पूछे कि रिस्ट और एंकल क्या है तो आप स्लाइडिंग कहेंगे, पाइवट नहीं कहेंगे। अगर बोथ कहे, क्या ये बोथ हैं, तो हाँ करेंगे, हाँ भाई बोथ है। तो बेसिकली ये हेड किसका एग्जांपल बताया? हेड ह्यूमरस का है और सॉकेट स्केप्यूला का है। सॉकेट इनोमिनेट का है, हेड फीमर का है। यहाँ पे हेड जो है तिबिया का रेडियस का है, और सॉकेट जो है वो किसका है? ह्यूमरस का है। यहाँ पे तिबिया और फिब्यूला का हेड है, और जो सॉकेट है वो फीमर का है, ठीक है। तो ये पाइवट में एग्जांपल आ गए कौन से? एक स्कल का जॉइंट वर्टिब्रल कॉलम से, फर्स्ट एटलस वर्टिब्री से, दूसरा रिस्ट का, तीसरा एंकल का, और चौथा ये एल्बो वाला, ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट करने के हवाले से। बाकी बचे स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब है जब एक हड्डी अपनी जगह छोड़ के अगली जगह चली जाए। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, यहाँ पे 8 बोन है, 2 लाइनों में 8 बोन है। जहाँ पे रेडियस अल्ना ख़त्म होता है, यहाँ पे रिस्ट वाले रीजन में, इनको कार्पल बोन कहते हैं। ये कार्पल बोन ये ऐसे ये हिल रही है ना,
ऐसे। तो ये जो ऐसे हिलने में ये हड्डियाँ, एक हड्डी दूसरी जगह पे जा रही है, दूसरी वाली उसकी पहली वाली की जगह पे आ रही है, इसीलिए हम इनको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं स्लाइड करने वाले। एक हड्डी जा रही है उसकी जगह पे स्लाइड करके, मूव करके कोई और आ रही है, फिर उसकी जगह कोई और, उसकी जगह कोई और, इसी तरह मूवमेंट होती है। जब हड्डियाँ मूव करके दूसरी हड्डी की जगह ले लें, स्लाइड करें एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे स्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग का मतलब होता है सप्रेस करना। भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं साइड हो रहा हूँ, मैं इधर हो रहा हूँ। देखे ना, अभी मैं अगर पीछे जा रहा हूँ तो पीछे जाने में साईं तुझे पुट रहा यही जाओ मेरे दोस्त का छोटा बच्चा आया था तो उसके साथ मिलने गया। ठीक है, सॉरी फॉर 1 मिनट। आय हाय हाय, टपाल मेज़बान, क्या बात है। चलो भाई, तो ग्लाइडिंग का मतलब क्या था कि कोई हड्डी सप्रेस होके इधर उधर हो जाए। मैंने क्या कहा था मैंने, नीचे जाने के लिए, आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, साइड होने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्टिब्री है हमारी और दूसरी वर्टिब्री है उसके बीच होती है कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क कंप्रेस होती है, पीछे जाते हैं तो इसका पिछला हिस्सा कंप्रेस हो जाता है, आगे जाते हैं तो आगे वाला हिस्सा कंप्रेस होता है। हड्डियों के बीच अगर इसको निकाल दें तो बताएं हम आगे पीछे इधर उधर हो सकते हैं? नहीं। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट है भाई। ठीक है, ये भाई आपके हो गए जॉइंट। अभी आते हैं मसल पर। मसल क्या है भाई बताएं? मसल एक सेल है जो बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाता है, बॉडी की मूवमेंट करवाता है, बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट करवाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की हीट जनरेट करता है बॉडी में। ठीक है, स्टोरेज करता है किसकी? कभी ऑक्सीजन की, मायोग्लोबिन की वजह से, और कभी ग्लाइकोजन की, शुगर के फॉर्म में, कभी क्रिएटिनिन की। ये चीज़ें स्टोर करता है। कार्टिलेज और बोन में फ़र्क क्या है? कार्टिलेज और बोन में फ़र्क क्या है भाई? जो कार्टिलेज है ना वो सॉफ्ट है और बोन हार्ड है। कार्टिलेज के सेल को कहेंगे कॉन्ड्रियोसाइट और बोन के सेल को कहेंगे ओस्टियोसाइट। कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं होगा, ओस्टियोसाइट में यानी बोन में कैल्शियम होगा। अगर कार्टिलेज में कैल्शियम आ जाए तो कार्टिलेज भी बन जाएगी बोन से। बोन को ब्लड सप्लाई होती है डायरेक्ट, मगर कार्टिलेज को नहीं होती। कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं है तो मुझे बताएं ज़्यादा ग्रो कौन तेज़ करेगा? बोन जिसको डायरेक्ट सप्लाई होती है या
कार्टिलेज जिसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती, बोन ज्यादा ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू द कार्टिलेज, बोन ज्यादा रिपेयर होंगे एज कंपेयर टू द कार्टिलेज, बोन ज्यादा रिपेयर हो जाएंगे। वेरी गुड। उसके अलावा लेस लिविंग कौन है? बोन, क्योंकि बोन के पास 20% पानी है और कार्टिलेज के पास 70% पानी है। ठीक है भाई, समझ आ गई? ये डिफरेंसेस हैं। बोन की बाहर वाली लेयर को कहेंगे पेरिओस्टियम, कार्टिलेज की बाहर वाली लेयर को कहेंगे पेरिकोंड्रियम। ठीक है, बोन के पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट होता है उसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं, स्पंजी पार्ट होता है जिसमें जो कम्पैक्ट बोन कम होता है उसे हम स्पंजी बोन कहते हैं। अब स्पंजी बोन में बोन मेरो होता है रेड वाला, तो स्पंजी बोन जो है वो रेड नज़र आता है। बीच में बोन में होल होता है, खोखला होता है बोन, उसको हम बोन की कैनाल कहते हैं। उस बोन की कैनाल में बोन मेरो होता है जो कि येलोइश कलर का होता है, वाइटिश येलो होता है, इसको हम येलो बोन मेरो कहते हैं। येलो बोन मेरो कैनाल में होता है, रेड बोन मेरो स्पंजी बोन में होता है। ठीक है, और ये डिफरेंस है। बोन और जॉइंट में क्या डिफरेंस है? बोन और बोन के बीच जो पॉइंट है उसको जॉइंट कहेंगे, जहाँ पे बोन मिलते हैं, और बोन है। कार्टिलेज और जॉइंट में क्या फ़र्क है? कार्टिलेज जॉइंट वो जगह जहाँ पे दो बोन या दो कार्टिलेज आपस में मिले और उनके बीच जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को जॉइंट कहते हैं। चलो जी, मसल 3 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम स्मूथ मसल, दूसरे को कहते हैं कार्डियक मसल, तीसरे को कहते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल जो हैं वो नर्वस कंट्रोल में होते हैं मगर वॉलंटरी होते हैं, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। हार्ट में पढ़ाया था, इनका अपना कंट्रोल होता है, मायोजेनिक। नर्वस कंट्रोल इन पर नहीं होता। बताएं कमेंट में कौन कंट्रोल करता है? आप कहेंगे SA नोड, अपनी मैसेज खुद जनरेट करता है। ये बातें क्लियर हैं आपकी, इसीलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती हैं, इन पे बस नहीं चलता और ये नर्वस कंट्रोल के अंदर काम करती हैं। इनवॉलंटरी होती हैं यानी इनको हम नहीं चला सकते अपनी मर्जी पर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, इवन हमें पता भी नहीं चलेगा। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो होलो ऑर्गन के ऊपर होती हैं। जो स्मूथ मसल होती हैं वो होलो ऑर्गन्स के ऊपर होती हैं, और जो कार्डियक मसल होती हैं वो हार्ट में होती हैं बस। और जो स्केलेटल मसल होती हैं उनका नाम ही स्केलेटन इसीलिए है कि ये बोन पर अटैच है। मगर कुछ ऐसी मसल्स हैं जो बोन पर अटैच नहीं है, जैसे एब्डोमेन की जो 6 पैक्स हैं, जो 6 पैक्स दिखाते हैं आदमी, या जो कुछ स्फिंक्टर हैं जैसे आउटर स्फिंक्टर एनस का। आउटर स्फिंक्टर एनस का मैंने बताया कि वॉलंटरी है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये स्केलेटल मसल है अपने कंट्रोल में, तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती हैं। उसके अलावा स्मूथ मसल जो हैं वो स्लो काम करती हैं, ये इंटरमीडिएट काम करती हैं उनसे तेज़, और ये चाहें तो स्लो और चाहें तो फास्ट, वैसे फास्ट हैं। अब मुझे बताएं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सार्कोमेयर चाहिए। सबको पता है सार्कोमेयर क्या है? कमेंट में तो बताएं, सार्कोमेयर का पता है ना? चलो गुड। सार्कोमेयर वो चीज़ है, सार्कोमेयर एक्टिन मायोसिन का बना होता है। हाँ, सार्कोमेयर इसमें कितना होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? काम स्लो करती हैं तो सार्कोमेयर भी वीक होगा। मतलब एक्टिन मायोसिन कितनी होंगी? एक्टिन और मायोसिन कितनी होंगी? कम। और इसमें एक्टिन प्लस मायोसिन प्लस इज इक्वल टू सार्कोमेयर, ये सारे कम। और इसमें एक्टिन प्लस मायोसिन इज इक्वल टू सार्कोमेयर, वाह डबल पर सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज। अब सार्कोमेयर ज़्यादा है, एक्टिन मायोसिन ज़्यादा है, तो अगर आपको 100 आदमियों को
एक रूम में एडजस्ट करना हो तो अच्छे से सेटिंग करेंगे या ऐसे घुसा देंगे? सेटिंग करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, आप इधर आप इधर आप इधर, तो वो सही तरह से वहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको आदमी थोड़े हों, एक रूम में 2 आदमियों को लिटाना हो तो आप कहेंगे जाओ भाई 100 बेड्स लगे पड़े हैं, जिन पर जाके सो जाओ। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे सार्कोमेयर ज़्यादा हैं बहुत, तो बताएं सार्कोमेयर ऑर्गेनाइज होंगे, वेल ऑर्गेनाइज होंगे या नहीं? तो यहाँ पे सार्कोमेयर वेल ऑर्गेनाइज है। उसकी वजह से एक्टिन आपको पता है कि एक्टिन थिन फिलामेंट है, और मायोसिन आपको पता है कि थिक फिलामेंट है। एक्टिन और मायोसिन की वजह से सार्कोमेयर कहाँ से थिन नज़र आता है, तो कहाँ से थिक। तो थिन और थिक लगने की वजह से हम कहते हैं कि इन मसल्स पर बैंड हैं, बैंड हैं। कौन से? वेल ऑर्गेनाइज है, सार्कोमेयर ज़्यादा है, थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, थिक जुदा है, थिन जुदा है, थिक की लोकेशन जुदा है, थिन की लोकेशन जुदा है। तो कहीं से मसल थिक नज़र आ रही है, तो कहीं से मसल थिन नज़र आ रही है। तो कोई डार्क बैंड है, कोई लाइट बैंड है। बताएं डार्क बैंड कौन बनाएगा? थिक बैंड मायोसिन, और लाइट बैंड कौन बनाएगा? लाइट बैंड एक्टिन। तो बैंड होते हैं, और इसमें भी बैंड होते हैं, मगर उस जैसे नहीं। और इसमें बैंड होंगे, बताएं कमेंट में। बैंड नहीं होंगे, जोन्स होंगे, जोन्स, लाइट एंड डार्क नहीं। समझ आ गई बात? अब मुझे बताएं न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, और कितने न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, और न्यूक्लियस जो है वो साइड में होगा। क्यों? क्योंकि सारा सेंटर ऑक्यूपाइड बाय द एक्टिन एंड मायोसिन ज़्यादा हैं, तो न्यूक्लियस साइड में धकेल दिया गया है न्यूक्लियस को। और यहाँ पे न्यूक्लियस स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। और यहाँ पे न्यूक्लियस एक, और न्यूक्लियस कहाँ पे? सेंटर पर। यहाँ पे न्यूक्लियस कितने होंगे? न्यूक्लियस या तो एक होगा या 2 होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा सार्कोमेयर ऑर्गेनाइज किसका है? स्केलेटन का, स्केलेटन का। तो स्केलेटन की कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। देखें भाई, ये मैंने बोन बनाया है, आइडेंटिफाई करें ये कौन सा बोन है। ये रेडियस, ये अल्ना, ये ह्यूमरस, ये बोन बनाया मैंने, ये वाला है ना। कितना टाइम हुआ है क्लास लेते? चलो, तो अभी मैं मसल बना रहा हूं, ये लाल लाल किस्म के, ये एक गुच्छा है मसल का। एक बंडल है मसल का, और ये दूसरा बंडल है मसल का। यहाँ पे तो 4 बंडल होते हैं, तीन ट्राइसेप, बाइसेप 2 बंडल, नीचे से ट्राइसेप 3 बंडल। तो ये 2 बंडल हैं ऊपर से। ठीक हो गया भाई? 2 बंडल हैं यहाँ पे, और नीचे से 3 बंडल हैं। बाकी इधर भी मसल्स हैं, इधर भी हैं। ये आर्म की लोकेशन बनाई है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि ये एक बंडल है, इस एक बंडल को बाहर के निकालेंगे, ये मसल का क्या हो गया? बंडल
अब बंडल में छोटे छोटे बंडल होते हैं जिनको हम कहते हैं फेसिकल। फेसिकल का मतलब क्या होता है? छोटा बंडल, बंडल के अंदर बंडल, ठीक है। हेलो, दुआऊं ठीक ठाक सर। मां क्लास में यहाँ लाइव ॿुधो, मां क्लास मां फारिग थियां त बस मां क्लास मां फारिग थियां हाज़िर। तव्हां बायोडेटा मोकिले छॾियो मूं ॾे, ठीकु आहे। चलो जी, बंडल, बंडल के अंदर अगर 2 बंडल हैं तो बाइसेप, 3 हैं तो ट्राइसेप, 4 हैं तो क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप हमें टांगों में मिलते हैं, बाकी बाइसेप हमें यहाँ पे मिलते हैं डोले में, और डोले के नीचे वाले हिस्से में हमें ट्राइसेप मिलता है यहाँ पे 3 बंडल। चलो, अब एक बात है स्केलेटल मसल की, एक बात है कि जो स्केलेटल मसल है अगर इसका एक सेल बनाए हम, ये मैंने एक सेल, अब फेसिकल में सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल का फाइबर मतलब एक सेल, फाइबर मतलब एक सेल। बंडल, बंडल के अंदर छोटे बंडल, छोटे बंडल जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, उनमें से मैंने एक सेल निकाला, यहाँ से मैंने एक सेल निकाला है खाली, इसमें यहाँ पे हज़ारों सेल्स हैं, ठीक है। मैंने एक सेल निकाल लिया है। इसके पास पार्ट्स होते हैं, जो एंड्स होती हैं, ये थोड़ी पतली होती हैं और थोड़ी हार्ड होती हैं, बोन के साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं मसल्स की। इन चोटियों को हम कहते हैं टेंडन। चोटियों को हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। और टेंडन्स 2 किस्म के होते हैं। टेंडन्स हमारे 2 किस्म के होते हैं। एक टेंडन होता है वो जिसको हम कहते हैं स्टेशन इंसर्शन, इंसर्शन, और दूसरे को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है वो फिक्स टेंडन होता है, इसको हम स्टेशनरी कहते हैं, और ये मूवेबल टेंडन होता है, ये मूवमेंट करवाता है। जैसे मैं बताऊं, ये मेरी आर्म है, अभी मैंने इधर से इधर लाई, फिर उधर लाया, फिर इधर लाई, फिर उधर लाया। अभी जैसे मैं आर्म को, बाजू को इधर लेके आ रहा हूँ तो ऐसे खींच के लेके आ रहा हूँ, ऐसे। ये मसल्स रस्सी की तरह हैं, ये बांधी हुई है, लगी हैं बोन पर। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, दोनों बोन पर, दोनों पर लगी हुई है मसल। हाथ मेरा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे खींच लाएगा। तो खींचा किसने? इसने। किसको खींचा? इसको खींचा। मूव किसने किया? इसने किया। तो ये भी टेंडन है और ये भी टेंडन है, ये चोटी भी टेंडन है और ये चोटी भी टेंडन है। अब जो टेंडन, मुझे बताएं, अंगूठा भी टेंडन है, ये उंगली भी टेंडन है, मुझे बताएं इंसर्शन कौन है, ओरिजिन कौन है? आप कहेंगे अंगूठा ओरिजिन है क्योंकि फिक्स है, और जो उंगली है वो इंसर्शन है क्योंकि मूवमेंट करवा रही है। तो ये टेंडन है, और ये वाला जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं बेली। और ये जो बेली रीजन होता है, ये जो बेली रीजन होता है, इसमें हमारे होते हैं सार्कोमियर्स, इसमें होते हैं सार्कोमियर। ये सार्कोमियर, मायोफिब्रिल। सार्कोमियर छोटा होता है, सार्कोमियर बहुत सारे आपस में मिले होते हैं, तो इस सारे को सार्कोमियर नहीं कहते। सार्कोमियर हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, छोटे छोटे टुकड़े को सार्कोमियर कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को सार्कोमियर कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को सार्कोमियर कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को सार्कोमियर कहते हैं भाई। तो ये एक सार्कोमियर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये देखा है, ये नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, सारे एक दूसरे के सामने हैं। सार्कोमियर ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं। कौन सी मसल में? स्केलेटल मसल में वेल ऑर्गेनाइज हैं। और अगर स्मूथ होती तो ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होते, लाइन बाय लाइन, एक दूसरे के ऊपर अलाइन नहीं होते, कोई इधर कोई उधर, ऐसे ऐसे। अब अगर इस सार्कोमियर को मैं बनाऊं तो सार्कोमियर कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक सार्कोमियर है। ये सार्कोमियर है। मैं एक ये सार्कोमियर बना रहा हूँ, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, बाहर वाली जो दीवारें हैं, इनको हम कहते हैं जेड लाइन, इनको हम कहते हैं जेड लाइन। और इनके बीच ये जो स्पेस है, इसको मैं कहते हैं सार्कोमियर, यानी ये भी जेड लाइन हो गई,
ये भी जेड लाइन हो गई, और ये इसके बीच जो जगह है इसको हम सार्कोमेयर 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 कहते हैं। अब ये सार्कोमेयर में क्या होगा, एक ये होगी, एक ये होगी, पतली सी पतली सी पतली सी फिलामेंट जिसको थिन फिलामेंट कहते हैं, शायद आप इसको कहेंगे मायोसिन, एक्टिन सॉरी, और ये मोटी फिलामेंट जिसको आप शायद कहेंगे थिक फिलामेंट यानी मायोसिन। तो सार्कोमेयर किसका बना हुआ है, जेड लाइन और जेड लाइन के बीच ये सार्कोमेयर है, और सार्कोमेयर में क्या है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थिन बैंड है, थिन बैंड है या लाइट जोन है जो एक्टिन का बना होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रीजन है इसको हम ए बैंड कहते हैं या थिक बैंड कहते हैं या डार्क बैंड कहते हैं। तो लाइट को हम क्या कहते हैं, लाइट को हम क्या कहते हैं, आई बैंड। आई बैंड, आई बैंड का मतलब है आइसोट्रॉपिक, जहाँ से लाइट पास हो जाए, पोलराइज लाइट पास हो जाए, और एन आइसोट्रॉपिक, एन ए मतलब एन आइसो, एन आइसो जहाँ से लाइट पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट पास ना हो। तो लाइट मोटा है तो पास नहीं होती, पतला है तो पास हो जाएगी। तो एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दो बैंड है। अब मुझे बताएं क्या ए बैंड में यानी थिक बैंड में या डार्क बैंड में मायोसिन के साथ एक्टिन भी आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ी बहुत बताएं, हाँ करें या ना करें, एक्टिन भी आएगी या नहीं, आप कहेंगे आएगी। कौन सी, जो ओवरलैप्ड है, क्या ये ए बैंड में है, नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थोड़ी बहुत 35% जो एक्टिन है वो ओवरलैप होती है, 35% ओवरलैप होती है, ठीक है, बाकी ओवरलैप नहीं होती। चलो ठीक है, अब मायोसिन के बीच गैप है ना, ये गैप है ना, गैप है ना, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो मायोसिन को पकड़ के रखती है, इसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। और जहाँ पे एक्टिन नहीं है, ओनली मायोसिन है, इस ए बैंड कहाँ से, मायोसिन टू मायोसिन, यहाँ से यहाँ तक, मगर ओवरलैप्ड एरिया को छोड़ के ओनली नॉन ओवरलैप्ड एरिया को कहते हैं एच जोन। कौन सा जोन, एच जोन। ठीक है भाई, एच जोन और ए बैंड में, ए बैंड एच का पार्ट है या एच ए बैंड का पार्ट है, अच्छा एच बैंड ए का पार्ट है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये मसल रिलैक्स स्टेट में मैंने बनाई है, ये मैंने सार्कोमेयर बनाया है, सार्कोमेयर बनाया है जब मसल क्या है, रिलैक्स हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो मायोसिन है ये फिक्स होती हैं, मायोसिन फिक्स होती हैं, एक्टिन जो है वो सेंटर तक चली जाएगी, एक्टिन सेंटर तक चली जाएगी, यानी एम लाइन तक चली जाएगी, एम लाइन तक चली जाएगी, एम लाइन तक चली जाएगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट स्टेट की बात करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टेट की बात करेंगे तो उस टाइम जो एच जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में क्या होगा, जो ए बैंड है वो थिक हो जाएगा ज़्यादा, मगर उसकी लेंथ जो है वो इज इक्वल टू सेम, और जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, एच बैंड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो जेड लाइन है वो सेंटर की ओर मूव करके आएगी, यानी एम लाइन की ओर मूव करके आएगी, ठीक है, ओके भाई। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। मैंने काले कपड़े तो पहने हैं आज, मगर सारा पसीना निकल के सारे कपड़े वाइट होते जा रहे हैं। गर्मी आ जा ॾाढी। हाँ, वकार के चओ त पानी भरे अचे।
एक्टिव ओवरलैप होगा तो जो आई बैंड है वो ख़त्म नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, एच जोन ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि एच जोन क्या है, एच जोन क्या है, जहाँ पे एक्टिन नहीं है तो एक्टिन एम लाइन तक आ जाएगी, सेंटर तक आ जाएगी, तो सेंटर कुछ बचा ही नहीं, और नॉन ओवरलैप रीजन बचा ही नहीं। एच जोन किसको कहते हैं, नॉन ओवरलैप्ड एरिया को कहते हैं ना, तो नॉन ओवरलैप्ड बचा ही नहीं कोई। ठीक हो गया भाई, अब ये क्लियर हो गया। अब आती है थ्योरी। एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी, उस साइंटिस्ट को कहते हैं हक्सले भाई। हक्सले में 1983 में एक थ्योरी दी, या 1883, कंफर्म कर लें बुक से, ठीक है 1983 होगा, क्योंकि इतना पहले थ्योरी देना मुश्किल था, मगर फिर भी देख लें कि जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक टिन ओवरलैप करता है थिक फिलामेंट यानी मायोसिन पर, यानी मायोसिन फिक्स होती है, और थिन फिलामेंट यानी एक्टिन जो है वो मूवेबल होती है, और मायोसिन पर हेड होता है और एक्टिन पर सॉकेट होता है। हेड और सॉकेट के बीच ब्रिज बनती है, और उस ब्रिज बनाने में रोल होता है किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम का और एडीपी का, ठीक है, कैल्शियम का और एडीपी का, खास करके कैल्शियम का, एडीपी को छोड़ दें, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का रोल होता है। अब देखें, समझने की कोशिश करें कि भाई ये हमने बना ली एक्टिन, एक्टिन के दो धागे होते हैं, ये जो थिन फिलामेंट है ना, जो थिन फिलामेंट है एक्टिन, जो थिन फिलामेंट, ये तीन चीज़ों से बनी होती है। एक इसमें एक्टिन होती है जिसके दो धागे होते हैं, दूसरी इसमें होती है ट्रोपोमायोसिन, इसके भी दो धागे होते हैं, थ्रेड, इसका भी थ्रेड, इसका भी थ्रेड। तीसरी होती है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, इसको फुल कर लेना, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ग्लोब्यूलर शेप। ये जो ये एक्टिन, तो अभी मैंने क्या बनाई है, मैंने खाली यहाँ पे बनाई है एक्टिन। तो एक्टिन के पास ऐसे सॉकेट होता है, ये दो धागे हो गए एक्टिन के, और इन दो धागों के साथ एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है मायोसिन, उसके भी कितने धागे होते हैं, 2। अब देखें, एक्टिन के जो सॉकेट हैं, ये जो सॉकेट हैं, इन सॉकेट में कौन सी प्रोटीन पड़ी है, किसके धागे पड़े हुए हैं, इस रेड वाली के। रेड वाली का नाम क्या है, ब्लू वाली का नाम क्या है, एक्टिन। रेड वाली का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और तीसरी टाइप की भी प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके 3 हिस्से होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रोपोनिन, जिनको हम कहते हैं ट्रोपोनिन, और ये सॉकेट के अराउंड लगे होते हैं एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ। जो ट्रोपोनिन होती हैं, ये 3 होती हैं ट्रोपोनिन, एक को कहते हैं ट्रोपोनिन टी, दूसरी को कहते हैं ट्रोपोनिन आई, तीसरी को कहते हैं ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी का मतलब होता है वो ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड हो। और ये ट्रोपोनिन क्या करती है पता है, ट्रोपोनिन टी क्या करती है, टी का काम बता रहा हूं। ये तब काम करती है जब ये मायोसिन मायोसिन का होता है हेड, मायोसिन के पास होता है हेड। ये जो मैंने बनाई है ना थिक फिलामेंट, ये मायोसिन, इसमें 300 मायोसिन होते हैं, 300 मायोसिन। अगर एक मायोसिन बनाऊं तो ऐसी होती है एक मायोसिन, ऐसी 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं,
कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 6। 3 इसमें हैं और 3 इसमें हैं। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एक मायोसिन इज इक्वल टू 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 पार्ट्स होते हैं। इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल पोर्शन और इसको कहते हैं हेड। तो अब कमेंट में आप बताएंगे कि सर ये क्या है? हेड। और ये क्या है? फ्लेक्सिबल पोर्शन। और ये क्या है? टेल। तो ऐसे हेड बाहर होता है, टेल अंदर होता है, हेड बाहर होता है, टेल अंदर होता है सबका। तो ये जो धागा है ये वाला ये किस चीज़ का बना होता है? टेल का या हेड का? टेल का या हेड का? टेल का। और ये जो बाहर हिस्सा होता है ये फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है, फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है और साथ ही साथ हेड होता है। तो यहाँ पे लगी होती है ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, यानी टूटी हुई ATP। और यहाँ पे है एक को हमने क्या नाम दिया? ट्रोपोनिन T, दूसरी को कहेंगे ट्रोपोनिन I और तीसरी को कहेंगे ट्रोपोनिन C। अब ट्रोपोनिन T वाली का क्या काम था? T वाली का ये काम था। देखें, T वाली का काम ये था, ये क्या किया मैंने बताएं? ट्रोपोनिन C का काम किया। ट्रोपोनिन C का क्या किया? ट्रोपोनिन C ने क्या किया? ट्रोपोनिन C ने ट्रोपोमायोसिन को साइड से निकाल दिया। सॉरी, ट्रोपोमायोसिन T का, ट्रोपोनिन T का काम भाई, ये ट्रोपोनिन T का काम हो गया। ट्रोपोनिन T का क्या काम था? ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करके सॉकेट से निकाल देना। अब सॉकेट खाली हो गया तो एक्टिन के सॉकेट और मायोसिन के हेड के बीच ब्रिज बनेगी। तो एक है ट्रोपोनिन C, इसके साथ अटैच है कैल्शियम, इसके साथ अटैच है कैल्शियम, ये हो गया हमारा कैल्शियम। अब इसके पास कैल्शियम है और ये कैल्शियम और इसके साथ ये ब्रिज बन जाएगी, ये ब्रिज बन जाएगी। तो ब्रिज किसके बीच बन रही है? एक्टिन का कौन सा जगह, कौन सी? सॉकेट। और सॉकेट में से कौन है? कैल्शियम। और यहाँ से मायोसिन में से कौन सा रीजन? हेड और कैल्शियम के बीच ब्रिज और बन रही है सॉकेट पर। इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। इस ब्रिज को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। तो अगले ने क्रॉस ब्रिज बनने का कॉन्सेप्ट दिया बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन के बीच ब्रिज बनती है। उस ब्रिज बनने के बाद ये जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है ये ऐसे मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ये एक्टिन को खींच के लाएगा, तो एक्टिन इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। और पता है ये ब्रिज मेनी टाइम्स बनेगी, मेनी टाइम्स टूटेगी। थोड़ा एक्टिन को ऊपर करके फिर ये टूट जाएगी, फिर बनेगी, फिर थोड़ा धक्का, फिर फ्यू सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर मेनी टाइम टूट के मेनी टाइम बन जाएगी। और 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा, 1000 दफ़ा ये बाइंड होके टूट के बन के फाइनली एक्टिन को पहुंचाती है कहाँ पर? एम लाइन तक। तो एम लाइन तक पहुंचाने के लिए एक धक्का नहीं, बहुत धक्के लगते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं? बताएं कमेंट में जल्दी में। ब्रिज कैसे बनती है? मायोसिन का कौन सा पार्ट होता है? हेड या टेल या फ्लेक्सिबल? एक्टिन का कौन सा पार्ट होता है? सॉकेट। सॉकेट में ट्रोपोमायोसिन का होना ज़रूरी है, या ट्रोपोमायोसिन को हटा लें तो सॉकेट खाली होगा फॉर मायोसिन हेड। सॉकेट से ट्रोपोमायोसिन हटा लें तो कौन हटाता है ट्रोपोमायोसिन को? ट्रोपोनिन टी का पहले काम है ट्रोपोमायोसिन को हटाना, सॉकेट को फ्री करना। तो बताएं ब्रिज बनाने के लिए कौन कौन काम करेगा? आप कहेंगे मायोसिन का हेड और एक्टिन का सॉकेट और ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन C। ट्रोपोनिन I का काम बताएं।
ट्रोपोनिन आय का ये काम है, जब कॉन्ट्रिक्शन नहीं करनी उसी टाइम इसको, किसको, अभी इसको, ये काम है ट्रोपोमायोसिन का। देखना ट्रोपोनिन आय का ये काम है, ये काम है। क्या क्या काम है? सॉकेट को बंद कर देना ताकि कॉन्ट्रिक्शन ना हो पाए, ब्रिज ही ना बने। तो ट्रोपोनिन आय का काम है। ट्रोपोनिन आय का मतलब क्या हो गया भाई? ट्रोपोनिन सी का मतलब क्या हुआ कि ये कैल्शियम के साथ बाइंड करती है। ट्रोपोनिन टी का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है। और ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होके क्या करती है? ओपन करती है किसको? सॉकेट को। मतलब ब्रिज बनाने के लिए पहला काम इसका है। फिर ट्रोपोनिन सी क्या करती है? ब्रिज बनाती है ब्रिज, बनाती ये है ब्रिज। और ट्रोपोनिन आय का काम क्या है? इनहिबिशन करना, मतलब ब्रिज को तोड़ना। और ट्रोपोमायोसिन को स्पेशली तोड़ना नहीं, ट्रोपोमायोसिन को सॉकेट में वापस धकेल देना, वापस सॉकेट में पहुंचाना। ठीक है, समझ आ गया ट्रोपोनिन आय का काम? अच्छा काम नहीं है इसका। अच्छा, अगर समझ आ गया है तो बताएं, अगर मसल रिलैक्स होना चाहती हैं कहां से? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, तो कौन सी ट्रोपोनिन काम करेगी? राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं तो कौन सी ट्रोपोनिन पहले काम करेगी, कौन सी ट्रोपोनिन बाद में काम करेगी? पहले ट्रोपोनिन टी सॉकेट को खाली करेगी, ट्रोपोमायोसिन को उठाएगी, फिर ट्रोपोनिन सी ब्रिज बनाएगी। ओके, ये थी ऑक्सिलरी थ्योरी। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा, कोर्स पूरा, आपका चैप्टर पूरा। अभी मैं क्या करता हूँ आपको बताऊँ एक बात। आप आज से कल से आप एकेडमी नहीं पढ़ेंगे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, पता है ना आपको? 24 घंटे में स्टडी कितनी करनी चाहिए? मिनिमम 12 घंटे। कैसे निकालेंगे भाई? सुबह को 7 बजे उठें, 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़ें। ये तो 17 घंटे बन गए। इतना नहीं पढ़ना भाई, इतना नहीं पढ़ना। 18 घंटे बन गए ये, 18 घंटे नहीं पढ़ना। ठीक है, 12 से 7 तक नींद करनी है रात को, 12 से 7 क्या करना है? नींद करनी है। कितने घंटे हो गई नींद? 7 घंटे। दिन को आपको कितने घंटे मिले हैं? 24 में 7 निकालें तो ये 17 हो गए। ठीक है, 17 घंटे आपके पास बचे हैं। 17 में से 5 निकाल लें नमाज के लिए, वर्शिप के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सामान लेने के लिए, चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। 5 घंटे काफ़ी। बाकी बचे 12 घंटे, मिनिमम 12 घंटे करना चाहिए स्टडी। कोई चाहे तो 17 घंटे कर सकता है। अगर किसी को घर में कोई काम नहीं है, कोई चाहे तो 16 घंटे कर सकता है, कोई चाहे तो 15 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे से कम नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इतना जीनियस है तो 10 घंटे कर ले, मगर करना नहीं चाहिए, 12 घंटे करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? उसके लिए टाइम टेबल है। और टाइम टेबल कैसे बनेगी आपकी? सुने भाई, रखें। कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है? सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिर कौन सा है? चलो बायो रख लें, फिर बायो रख लें, फिर डिफिकल्ट रखें केमिस्ट्री, फिर रखें इंग्लिश। चलो इंग्लिश को ना रखें, छोड़ें। 3 सब्जेक्ट रखे हैं मैंने। ये दिन है भाई आपका, टाइम टेबल बना के दूं मैं आपको, तब पढ़ेंगे आप। टाइम टेबल बना के दूं आपको, तब पढ़ेंगे आप। अब क्या करना है? अब दिन हो हुए, सुबह के 7 बजे हैं, 7 बजे से स्टडी करें। कोई 6 बजे से, कोई 8 बजे से, कोई 9 बजे से। हर किसी का अपना टाइम है। मैं 7 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं। 7 से लेकर 8 1 घंटा, 9 10 11 12, कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 घंटे
5 घंटे दें फिजिक्स को, फ्रेश माइंड होगा, बहुत अच्छी। ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। अगर कोई एमसीक्यूज करना चाहता है, एमसीक्यूज करना चाहता है, चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका, उसको मैं सजेशन करूंगा कि पहले चैप्टर की रीडिंग कर ले 1 आवर में, 2 आवर भी लग सकते हैं। अगर 2 आवर लग रहे हैं इट मीन्स आपका ये चैप्टर वीक है रीडिंग करने में। अगर 3 आवर लग रहे हैं तो आपका चैप्टर वीक है, इसको 2 दिन दे दें। समझ आ रही है? जो जल्दी में रीडिंग से ख़त्म हो जाए समझ लें वो आपका ओके है। अगर 1 घंटा रीडिंग कर ली, 3 घंटे आपने एमसीक्यूज कर लिए, एमसीक्यूज करने के बाद टिक कर लिया, ये एमसीक्यूज मुझे नया मिला, ये पॉइंट मुझे नहीं मिली, तो वो न्यू पॉइंट, न्यू एमसीक्यूज उस रीडिंग की जहाँ से उस बुक में ऐड कर दें। भाई एक टाइम में एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, ना कि 1 घंटा इसको एक उसको नहीं नहीं। सुबह का टाइम फिजिक्स के नाम, ठीक है? कोई बायो रख सकता है, कोई केमिस्ट्री रखता है, इट्स अप टू यू पीपल। अगर किसी की गेम डिफिकल्ट है तो सुबह को केमिस्ट्री को टाइम दे। दोपहर का टाइम बायो को दे दें, क्योंकि मेरे ख्याल में बायो इजी है, मेरे ख्याल में बायो इजी है आपके लिए। बड़े हवाल करते हैं आप कि बायो ऐसी की तैसी, इजी है, तो उसके लिए मैंने डिफ़िकल्ट टाइम, दोपहर का टाइम स्टडी करने के लिए नहीं होता। भाई 12 बजे से आपका ब्रेक है, 12 बजे तक पढ़े हैं ना आप, 12 से लेकर 1, 2 ये आपका ब्रेक है। इस 1 से 2 के दरमियान आप ड्रेस चेंज कर लें, शावर ले लें, खाना खा लें, जो कुछ इस्त्री करनी है इस्त्री कर लें, चाय बनानी है घर वालों के लिए तो बना लें, ठीक है? अपनी चाय यहाँ पे जो 5 घंटे हैं यहाँ पे आप नाश्ता भी कर लें, इनमें इसमें आप चाय भी पी लें, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा ना कहना सर नाश्ता का टाइम, भाई इसमें कर लें कोई बात नहीं। और हाँ, 1 घंटा पढ़ने के बाद, 2 घंटा पढ़ने के बाद पॉज ले लें, और वो पॉज ले लें, उसमें सोचें कि जो मैंने अब टॉपिक पढ़ा क्या मेरे पल्ले पढ़ा, कौन सी पॉइंट याद नहीं हो रही, पूछें अपने दिमाग से। अरे भाई पीएच स्टेंजाइन की किसी ने कितनी थी आपको बता देगा, दूसरे की बता देगा, तीसरे की 1 नहीं बताई आपके दिमाग ने, 2 नहीं बताई। खोलें बुक खोल के वो रीचेक करें, उसको फिर टिक लगा दें, फिर आपका रट्टा पक्का हो जाएगा। उसके बाद बायो को दे दें 3 से लेकर, बायो को टाइम दे दें 2 घंटे, तो आपका हो गया क्या ब्रेक, 3 से लेकर 4 से लेकर 5 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अगर नींद आए इसके दौरान, मज़े की नींद सो जाएं भाई, सो जाएं। अगर नहीं सो रहे तो आपकी बायो पूरी, अगर सो गए तो नींद पूरी, और अगर नींद पूरी तो रात के 2 बजे तक पढ़ पाएंगे। अगर नींद नहीं की तो बायो तो ओके, तो 12 बजे तो पढ़ पाएंगे ना, 11-12 तक तो पढ़ जाएंगे। दिन को नींद नहीं आती, मुझे आती है भाई, पढ़ने में नशा है, और जब नशा करते हैं तो खुमार चढ़ते हैं, ठीक है? तो पढ़ने में नशा है, जब नशा करते हैं तो खुमार चढ़ते हैं। मुझे नींद आती है पढ़ने में। जो 4 बजे तक बैठा होता है तो वो दिन को देर उठेगा ना, मैंने 7 से बनाई है, उसकी टाइम टेबल 10 से स्टार्ट होगी, तो ये टाइम उसका नींद में चला जाएगा, वो आप खुद बैलेंस कर लें। समझ आ गई बात? तो भाई बात कहाँ पर थी? हाँ, 6 बजे तक आपने बायो पढ़ी, 6 से 7, 7 से 8 से 9 अगेन ब्रेक। देखें दिन को आपने 5 घंटे ब्रेक कर ली, 5 घंटे ब्रेक दे दिए मैंने आपको। 18 घंटे थे ना आपके पास, 18 में से मैंने 5 निकाल दिए, या 17 थे, ठीक है? 17 घंटे थे, 5 घंटे निकाल दिए, 7 घंटे नींद के, 7 घंटे रात की नींद, 5 घंटे खामखा दिन के निकाल दिए हैं मैंने। जो भी करें आप, 12 घंटे आपकी एग्जैक्ट स्टडी के लिए बचते हैं। तो भाई 9 बजे से लेकर स्टार्ट करें स्टडी को, और वो केमिस्ट्री पढ़ें रात को, फिर माइंड कुछ ना कुछ फ्रेश होगा। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 भी, 2 भी, इट्स अप टू यू पीपल, इट्स अप टू यू। अगर 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो यहाँ से टाइम हटा लें, दोपहर से टाइम थोड़े बहुत घंटे हटा लें,
वहाँ पे ऐड कर दें, ऐसे पढ़ें। अगर किसी को केमिस्ट्री ज़्यादा है डिफ़िकल्ट तो केमिस्ट्री को यहाँ लाएं, फिजिक्स को यहाँ पे रखें। बायो का बीच में टाइम होना चाहिए। अगर बायो के जेनेटिक्स को पढ़ना है तो बायो को यहाँ पे रखें, बायो के एवोल्यूशन को पढ़ना है तो बायो को यहाँ पे रखें, बायो के वायरस को पढ़ना है तो यहाँ पे रखें, बायो के एनिमल किंगडम को पढ़ना है तो यहाँ पे रखें, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं। अगर 3 घंटों में एक घंटा एक को दे दिया तो गलत रहेगा। रात के टाइम में इतने आवर्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ लगा लें इंग्लिश को, या इंग्लिश को फिजिक्स के सुबह के साथ लगा लें, या बायो के साथ इंग्लिश को एडजस्ट करें कहीं ना कहीं पर। या ये जो 5 घंटे आपने ब्रेक किए हैं, इन 5 घंटे ब्रेक में आप कर लें इंग्लिश भाई को। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, है ना, तैयार होते भजन साहब के PDF जिंदाबाद पढ़े होंगे आपके पास सारे। रिवीजन ही तो करनी है इंग्लिश की, इतनी पढ़ाई है सर ने, इतनी पढ़ाई है। हमारे तो बच्चे कहते हैं जो भी डॉक्टर हुए हैं, सर हम इंग्लिश में 19 करके आते हैं, 20 करते आते हैं, 18 करते हैं, 17 करके, इससे नीचे नहीं होता भाई। इतनी इंग्लिश की हमारी रिजल्ट होती है एकेडमी की, क्योंकि भजन साहब छोड़ते ही नहीं आपकी कोई पॉइंट। और मैंने देखा है 30 पॉइंट तो एक्सप्लेन करता है, एक्सरसाइज करवाता है एक ही पॉइंट की। कोई रूल है भाई, एस लगानी है 30 MCQs करवा लेते हैं सर। एस पर, ES पर, सिंगुलर प्लूरल पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर तो सर ने 100 200 प्रैक्टिस करवाई होती हैं, और एक पॉइंट पर। भाई टेस्ट की बात आ गई, टेस्ट की बात आ गई तो टेस्ट, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, देखा है आपने। 6th को यानी कल DTS की टेस्ट है, वो देनी है आपने। उसके बाद 8th डेट को 10th मॉक टेस्ट है GMC वाली। फिर 13 डेट को 9th मॉक टेस्ट GMC की टेस्ट है। 13 के बाद एक वीक छोड़ के हम 20 21 या 22 इन डेट्स पर हम टेस्ट लेंगे, एक फर्स्ट ईयर की, एक इंटर की। बी प्रिपेयर फॉर आवर्स टेस्ट, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तमाम दुआएं, इतनी दुआएं, एक नाम लेकर मैं दुआ करूंगा आपके लिए। और आज मुझे जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, आज मुझे मैसेज करें। किसी के नंबर सेव नहीं है मेरे पास, मैं अभी भी आपको चैट दिखाऊं ना, तो मेरी जो चैट होती है भाई, मेरा रीज़न यही होता है। अभी भी आपके क्लास लेते लेते 125 से 30 मैसेजेस आ गए हैं बच्चों के। अगर चैट आप देख पाएँ तो 8383 मैसेज लगे पड़े हैं। चैट नज़र आ रही है व्हाट्सएप की, 8383 मैसेज लगे पड़े हैं। तो ये 10,000 पर जाते हैं, फिर 1-2 और आ गए, ये 10,000 हो जाते हैं। मैं 5,000 पर ले आता हूँ, 4,000 पर, फिर 10,000 पर जाते हैं। हम लेंगे टेस्ट, मैं बायो की भी लूँगा टेस्ट, मैं बायो की एक चैप्टर की लूँगा। मैं आखिरी दिन, आखिरी रात पेपर की मैं आपके साथ हूँ। लास्ट जो वीक बचेगा उसके लिए शेड्यूल बना के दूंगा कि लास्ट वीक क्या करना है। इस टाइम टेबल जो मैंने आपको बना के दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी तो क्या हलवा बन गया है, हलवा नहीं खिचड़ी बन गई है। तो फिर भी जो चीज़ समझ आए, मैंने पढ़ाया है, दिखाया है, यहाँ पे देख के आप समझ गए होंगे कि सर ने यहाँ पे क्या किया था। स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारी चीज़ों इन पर फोकस करें। जहाँ पे हाँ बात समझ ना आए तो मुझसे कांटेक्ट करें, कोई भी एडवाइस लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। अगर बूस्ट अप लेना है, पावर बढ़ाना है, तो भी मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, कॉल कर लें आप सीधी सी। अगर मैं मैसेज का रिस्पांस ना दे सकूं, एंट्री के रात तक मैं आपके साथ हूं भाई। एंट्री के बाद भी आपसे कोई एक दिन का ताल्लुक़ नहीं, पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। आप हमारे खाली स्टूडेंट नहीं, हमारे छोटे भाई बहन हैं सब लोग, ठीक है। आपके साथ हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं, मगर ब्लड के रिलेशन जितना रिलेशन है, इक्वल टू द ब्लड रिलेशन,
मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। बी मोटिवेटेड, बी एक्साइटेड, और थोड़ा मुकद्दर पर भी यकीन रखें और पॉजिटिव सोचा करें कि भाई हमें आता है, हमें बहुत कुछ आता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं 90% उनको आता है, 10% नहीं आता। अरे भाई ये नहीं आता, बायो एनर्जेटिक्स की 2 पॉइंट नहीं आती, बायो एनर्जेटिक्स नहीं है हमारा, वीक है, हम तो गए, ये हो गया। अरे भाई आपको 90% चीज़ें आ रही हैं। अभी मैं सवाल पूछूं कि क्रेब साइकिल में कितने CO2 बनते हैं, आप कहेंगे 2। क्रेब साइकिल में कितने NADH बनते हैं, आप कहेंगे 3। क्रेब साइकिल में कितने FADH बनते हैं, आप कहेंगे 1। क्रेब साइकिल में 1 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ATP बनती है, आप कहेंगे 1। और मैं रिएक्शन पूछूं वो भी बताएंगे सर, सक्सिनाइड से जब सक्सिनेट बनता है वहाँ पे GTP बनती है, फिर GTP से ATP बनती है। तो इतनी आपको चीज़ें आती हैं, हमें तो बहुत टेंशन होती है कि आपने इतना पढ़ा हुआ है फिर भी आप 10% के लिए रो रहे हैं। जिसकी 90% तैयारी है वो परफॉर्म करेगा 99%, यकीन रखें। क्या पेपर इसमें आएगा? पेपर किस में आएगा? 90% प्रोबेबिलिटी है पेपर यहाँ से आएगा, 90 नहीं 100% पेपर इसमें आएगा। 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए यहाँ से। यहाँ पे पॉइंट है 5 लाख और यहाँ पे 1000 पॉइंट है। अब 5 लाख आ सकती हैं या 1000 पॉइंट जो आपको नहीं आती वो आएंगी। 5 लाख की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। प्रोबेबिलिटी को भी यकीन रखें कि एक अगर बच्चा हुआ है, एक मेल हुआ है, अगले बच्चे के लिए भी 50% मेल की प्रोबेबिलिटी है, अगले के लिए भी मेल, अगर 10 मेल हो रहे हैं, 10 मेल बच्चे हो रहे हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी 11वें बच्चे की भी मेल की हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी पर भी यकीन करें और मुकद्दर पर भी यकीन करें, और ये भी यकीन करें कि मेडिकल सब चीज़ नहीं है। अगर कोई ना होता है, पहले से ही ना हुआ तो क्या, भाई ऐसी सोच क्यों रखते हैं कि ना हुआ तो क्या होगा? सोच पॉजिटिव रखें अपने आप को कहें कि पूरी ज़िंदगी, भाई देखें इमरान खान की बात करें। इमरान खान 40 साल तक 45 साल तक कुछ था क्रिकेटर के अलावा। अभी बुढ़ापे में उसने कितना ग्रो किया है, कितना वो वर्ल्ड का बेस्ट पॉपुलिस्ट लीडर बन गया है। दुनिया ने उसको कंसीडर कर लिया कि बेस्ट पॉपुलिस्ट लीडर उनको कहते हैं जिनको अवाम माने, जिनके पीछे अवाम हो। तो आप अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें अपने साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। देखें ना भाई, इंसान की अच्छाइयाँ भी इंसान को आगे लेके आती हैं। ऐसा नहीं है सारा कुछ पढ़ने से नहीं होता, अच्छाइयाँ भी आगे लेके आती हैं। जैसे अगर कोई परिंदा रोड पे परिंदा कुछ चीज़ खा रहा है ना, कोई आराम चीज़ खा रहा है, कोई गंदम पड़ी है, गाड़ियों से गिरी है, वो खा रहा है, आप रास्ता हटा लें, उसको भी तंग ना करें। आप तो ऐसा करते हैं, आप नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ। पत्थर उठा के उसको मारते हैं हमें तो परिंदों की भी कदर नहीं, तो हम इंसान की कदर कहाँ से करेंगे? तो कभी भी किसी को नेगलेक्ट ना किया करें, कभी किसी की लाइफ बेइज्जती ना करें। कभी भी जो कमेंट आपके किसी के लिए दुख के बायस बन सकते हैं वो कमेंट ना दिया करें। आप अच्छे इंसान बने। आज कामयाब MBBS में नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में आप इमरान खान की तरह किसी न किसी फील्ड में अपनों की दिलों में, दुनिया की दिलों में, इंसानों की दिलों में, दिमाग में आप राज करेंगे। और इज़्ज़त के कंपैरिजन में कोई पोस्ट और कोई चीज़ नहीं होती। बस बी पॉजिटिव रहें, मंजिल आपके हाथ में है। पॉजिटिव रहें, किसी के लिए गलत ना सोचें। कोई आपके साथ कुछ भी कर ले आप उसको जवाब ना दें। हमारे यहाँ ये होता है कि जवाब देना बड़ा कोई समझता है कि मैंने उसको ऐसा समझाया कि चुप हो गया। भाई कोई भी कभी चुप नहीं होता। आप सपोज करें आप मालिक हैं, आप मजदूर को गाली देते हैं, वो मजदूर को, आप मालिक हैं, बड़े हैं, मजदूर गाली आपका क्या बिगाड़ सकता है? आपका कुछ नहीं। मगर ये भी गलत है, ये हाथों निकाल सकता है, उसकी आह भी आपको खा जाएगी। क्योंकि मजदूरों का, आपके घर में जो मजदूर काम करते हैं, आपके घर जो आते हैं खाना लेने वाले, उनको खाना खिलाया करें, ना हो तो उनको अच्छा सा जवाब दिया करें, किसी का मुंह ना तोड़ा करें, किसी का मुंह पे जो है आपकी वजह से कोई भी दुख, ये चीज़ें बहुत ज़िंदगी में